नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम राहुल गांधी की राष्ट्र विरोधी राजनीति का डीएनए टेस्ट करेंगे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि संसद के हंगामे के पीछे राहुल गांधी का असली प्लान क्या है और राहुल गांधी देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाकर मन ही मन आजकल क्यों मुस्कुरा रहे हैं। संसद के हंगामे को ऊपर से देखने पर यह लगता है कि कांग्रेस ये सब कुछ सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफों के लिए कर रही है। लेकिन इस खबर के डीएनए को अगर आप हमारी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको एक गहरी राजनीतिक साजिश का पता चलेगा, जिसके जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था के पैर बांधने की कोशिश हो रही है। हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि संसद के हंगामे से जो बिल लटके हुए हैं उनसे आपकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा। इसके बाद हम भारत के प्राइवेट स्कूलों के वार्षिक लूट महोत्सव का डीएनए टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कुछ स्कूलों के लालच की वजह से बच्चों का बस्ता कैसे भारी होता जा रहा है। असलियत में किताबों के बहाने बच्चों के माता पिता से मनमाने पैसे वसूलना प्राइवेट स्कूलों की व्यापार नीति बन चुकी है। इसलिए हमने किताबों के थोक विक्रेता बन चुके स्कूलों का एक रियलिटी चेक किया है। हम चाहते हैं कि देश में सब्जी मंडी की तरह शिक्षा का व्यापार नहीं होना चाहिए। और आज हम आपको उस नक्शे के बारे में भी बताएंगे जिसमें 2020 में भारत पर कब्जे की साजिश काले रंग से लिखी हुई है। यह नक्शा जारी किया है दुनिया के सबसे अमीर और खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने। जाहिर है इसके जवाब में सख्त तेवरों वाला एक डीएनए टेस्ट करना आज जरूरी है। हम आईएसआईएस को उसकी हैसियत बताना चाहते हैं और साथ ही भारत के उन लोगों से आपको सावधान करना चाहते हैं जो भारत में रहकर भी भारत पर हमला करने वाले आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी रखते हैं। ऐसे विचारों से ही आतंकवाद को शय मिलती है और हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। आज संसद में मॉनसून सत्र का सबसे हंगामेदार दिन रहा। लोकसभा में आज फिर कांग्रेस के सांसद प्ले कार्ड के साथ हंगामा करते हुए वेल में आ गए। कांग्रेस के इस हंगामे पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने नाराजगी जताई। कहा कि 40 सांसद मिलकर 440 सांसदों का हक मार रहे हैं। 45 लोग मिलकर के 400 लोगों का अधिकार हनन कर रहे हैं। देश में गलत संदेश दे रहे हो। 40-50 लोग मिलकर के 440 लोगों का अधिकार मार रहे हो। 400 से ज्यादा लोग सदन चलाना चाहते हैं। स्पीकर के बार बार मना करने के बाद भी कांग्रेस का हंगामा नहीं रुका। कांग्रेस के सांसदों ने स्पीकर के चेयर के सामने हंगामा किया। कांग्रेस के सुरेश ने स्पीकर की चेयर पर कागज भी फेंके। उस वक्त सदन में डिप्टी स्पीकर थम्बिदुरई मौजूद थे। हंगामे की वजह से स्पीकर ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। आज तो यहाँ तक हद हो गई कि स्पीकर के सामने हाथ उठा के बात हो रही थी। अभी तो बात ऐसी है कि ये अच्छा नहीं है, नहीं होना चाहिए। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और कांग्रेस के सांसदों के बीच नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बीजेपी के सांसदों ने हंगामा कर रहे कांग्रेस के सांसदों को वेल में जाने से रोका। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच भी काफी देर तक बहस हुई। बीजेपी ने कांग्रेस के सांसदों का सरकारी खर्चे पर इलाज कराने की बात कह डाली। कांग्रेस उपाध्यक्ष सहित इनके सदस्यों को उत्तर प्रदेश के आगरा और रांची के हॉस्पिटल में वहाँ मानसिक संतुलन ठीक करने की व्यवस्था होती है, वहाँ पर भर्ती करा दिया जाए। भागने वाले नहीं है, हम नहीं भागेंगे, लेकिन इसको तोड़ फोड़ के वो ये चाहते हैं कि 193 में लाकर उसको डाइल्यूट करने के लिए और सिर्फ चर्चा करके डिस्पर्स होना नहीं चाहते। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश किया, लेकिन बिल पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। हंगामा करते हुए कांग्रेस के सांसद वेल तक पहुंच गए, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये जो पूरा सत्र कुर्बान हुआ है, एक केंद्रीय मंत्री और 2 मुख्यमंत्रियों का विषय तो एक बहाना था। कांग्रेस को केवल जीएसटी को रुकवाना था। जीएसटी, it is our bill, we have brought it, and where was the need for them to meddle with that?
राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, जिसकी वजह से जीएसटी बिल पास कराने में दिक्कत आ सकती है। जीएसटी बिल पहले ही लोकसभा में पास हो चुका है। मॉनसून सत्र गुरुवार को खत्म हो रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार मॉनसून सत्र बढ़ा सकती है। संसद के मॉनसून सत्र में जारी हंगामे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिना नाम लिए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा है कि कुछ लोग देश के विकास को रोकना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा मानना है कि कुछ लोग इस देश के ऐसे हैं जो सदन को माध्यम बना के देश की गति को रोकना चाहते हैं। पीएम ने संसद के गतिरोध को दूर करने की कोशिश के लिए मुलायम सिंह की तारीफ की। विशेष तौर से मुलायम सिंह यादव जी का आभार व्यक्त किया और ये सभी राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने इस बात को महसूस किया है कि देश की गति बढ़े, देश का विकास हो, उनके प्रति अभिनंदन व्यक्त किया है। कांग्रेस का आरोप है कि संसद में जारी गतिरोध की असली वजह प्रधानमंत्री मोदी का अहंकार है। तीसरा सप्ताह चल रहा है, वो मौन व्रत पे क्यों है? हर विषय पे बोलते हैं, इस विषय पे क्यों नहीं बोलते? अगर सदन में गतिरोध है, उसका कारण प्रधानमंत्री का अहंकार है और इस सरकार का राजहट। 15 अगस्त के मौके पर मोदी सरकार ने सभी मंत्रालयों से उनकी नीतियों और उपलब्धियों का ब्यौरा मांगा है। सरकार की ओर से सभी मंत्रालयों के सचिवों को एक चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि 15 अगस्त से पहले सभी विभाग अपनी उपलब्धियां बताएं। सरकार ने मंत्रालयों को 800 से 1000 शब्दों में लिखकर ऐसे कामों को बताने के लिए कहा है जिसने जनता पर छाप छोड़ी है। साथ ही आने वाले दिनों में मंत्रालय की तरफ से जनता के लिए किए जाने वाले कामों के रोड मैप बताने को भी कहा गया है। पीएम मोदी के डीएनए वाले बयान के विरोध में आज जेडीयू ने बिहार में करीब 200 जगह शब्द वापसी अभियान की शुरुआत की। पटना समेत कई जिलों से जेडीयू कार्यकर्ताओं ने डीएनए टेस्ट के लिए आज अपने बालों के सैंपल दिए। सब बिहार के लोग अपना अपना भेजेंगे सैंपल, जांच करवा लीजिए। तो ये सब हो रहा है कि शब्द को वापस ले लीजिए। अच्छा होता है, इतने बड़े पद पर विराजे हुए हैं तो उनको ले लेना चाहिए था, तो हम लोगों ने इतना आग्रह किया। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने जेडीयू को जनता को धोखा देने वाली पार्टी बताया। रोजाना जंगल राज का डर, यह नामकरण किया गया था। अब एक और नामकरण हम जनता दल यू के लिए कर रहे हैं, जनता को धोखा और उल्लू बनावन पार्टी। जेडीयू ने पीएम मोदी के पास डीएनए टेस्ट के लिए 50 लाख सैंपल भेजने का ऐलान किया है। शब्द वापसी अभियान के तहत 50 लाख लोगों का हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। 29 अगस्त को पटना में स्वाभिमान रैली होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आधार का इस्तेमाल सरकार की ओर से चलाई जा रही खाद्यान्न योजना, केरोसिन वितरण और एलपीजी सब्सिडी पाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा किसी आपराधिक मामले की जांच के लिए भी आधार को पहचान के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया है कि मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने 2 साल पहले यूपीए सरकार से शर्तों के साथ भारत लौटने की पेशकश की थी। अखबार के मुताबिक 2013 में दाऊद ने अपने सारे केस दिल्ली ट्रांसफर करने की शर्त रखी थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे ठुकरा दिया था। हालांकि तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने ऐसी किसी भी जानकारी से इनकार किया है। देखिए, इसमें कुछ तथ्य नहीं है। हमारे वक्त कोई ऐसी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आपके पूरे टेन्योर में आज तक ऐसा नहीं हुआ? नहीं। अखबार ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से भी बात करने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने कहा, मुझे दाऊद के भारत लौटने के संबंध में किसी भी व्यक्ति से किसी तरह की कोई बातचीत याद नहीं। अगर आदमी के पास सच्चाई है तो आदमी सामने आएगा। जब आदमी के पास सच्चाई नहीं होती तो आदमी इस प्रकार की बातें करते रहते। मुझे इसमें कोई विश्वास देना, यह सच्चाई नजर नहीं आती। एएपी के पूर्व नेता और स्वराज अभियान के सदस्य योगेंद्र यादव ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद थाने में उन्हें थप्पड़ मारे और जान से मारने की धमकी भी दी। पंकज पुष्कर और मुझे एसएचओ दिनेश कुमार ने जान से मारने की धमकी दी है। थाने के अंदर थप्पड़ मारा गया है। भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने योगेंद्र यादव और उनके 90 समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया था। प्रदर्शन के दौरान योगेंद्र यादव अपने समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री निवास की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस जो भी कार्य करती है कानून के दायरे में करती है। जब भी कोई कानून और व्यवस्था वाले जो इश्यूज होते हैं,
हमारा हर कार्य कानून और दायरे में ही होता है। आज हम राहुल गांधी के उस खतरनाक राजनीतिक प्लान का विश्लेषण करेंगे जिसकी वजह से पूरे मॉनसून सत्र के दौरान देश की संसद एक तरह से हंगामे और शोर शराबे की बंधक बन चुकी है। ऊपर से दिखने पर यह लगता है कि संसद में कांग्रेस का हंगामा सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के मामलों को लेकर हो रहा है, लेकिन इस हंगामे की बड़ी तस्वीर कुछ और है जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पर्दे के पीछे राहुल गांधी की कौन सी सोच काम कर रही है, क्योंकि सुषमा स्वराज हो या वसुंधरा राजे या फिर शिवराज सिंह चौहान, इनके इस्तीफे से कांग्रेस या राहुल गांधी को क्या फायदा हो सकता है। फायदा तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर किया जा सके। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को उस जगह पर चोट पहुंचाना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी की राजनीति की सबसे मजबूत कड़ी रही है, और इसके लिए राहुल गांधी देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने से भी नहीं हिचक रहे हैं। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा विश्लेषण है जिसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी, लेकिन इस मुस्कुराहट में आपको इस दर्द का एहसास भी होगा। और वो दर्द ये है कि हमारे सांसद किस तरह से अपने ही देश का मजाक बना रहे हैं। कल राज्यसभा में भूटान की संसद के कुछ प्रतिनिधि आए थे जो हमारी संसद के काम करने के तरीके को सीखना और समझना चाहते थे। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने इनसे सांसदों का परिचय करवाया और सदन को यह बताया कि भूटान से आए ये लोग आप लोगों से कुछ सीखना चाहते हैं। और ये बात सुनते ही राज्यसभा में बैठे हमारे देश के सांसद हंसने लगे। We have with us seated in the special box members of our parliamentary delegation from Bhutan. Currently on a visit to our country under the distinguished leadership of His Excellency Mr. Jigme Zangpo. We hope that during their stay here, they would be able to see and learn more about our parliamentary system, our country and our people. We hope that during their stay here, they would be able to see and learn more about our parliamentary system, our country and our people. राज्यसभा की इस तस्वीर में छिपा संदेश यही है कि हम अपने देश की कैसी छवि बना रहे हैं और कैसे इस मैली छवि पर हम खुद ही हंस भी रहे हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है और ये देश को बहुत दुख देने वाली तस्वीर है। इस तरह से संसद के अंदर हंगामा करके सिर्फ देश का मजाक ही नहीं उड़ाया जा रहा है, देश के पैरों में जंजीर डालने का काम भी जोर शोर से हो रहा है। ये सब सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है ताकि अपने राजनीतिक दुश्मन को कमजोर किया जा सके। हम इसके बारे में आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आज संसद में जो कुछ भी हुआ उसे देखना बहुत जरूरी है। वैसे तो मॉनसून सेशन को अब तक कांग्रेस ने अपने हंगामे से चलने नहीं दिया है, लेकिन आज ये हंगामा संसदीय मर्यादाओं को भी पार कर गया। हम आपको दिखाते हैं कि लोकसभा में किस तरह से कांग्रेस के सांसद स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गए, स्पीकर की कुर्सी के सामने खड़े होकर बहस करने लगे, यहां तक कि डिप्टी स्पीकर पर कागज भी आज फेंके गए। कांग्रेस ने अपने इस हंगामे से राज्यसभा में जीएसटी बिल को रोक दिया और लैंड बिल भी अब शीतकालीन सत्र तक के लिए टल गया है। देश की अर्थव्यवस्था पर इस हंगामे का कितना गहरा असर होने वाला है, आज ये बात पूरे देश को अच्छी तरह से समझनी चाहिए।
आज पूरे दिन लोकसभा में कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसद स्पीकर की सीट के पास पहुंचकर इसी तरह से हंगामा करते रहे। जरूर आपको टीवी पे देखना चाहिए, जरूर। स्पीकर सुमित्रा महाजन बार बार ये कहती रही कि पूरे देश में गलत संदेश जा रहा है। वास्तव में पूरे देश में गलत संदेश जा रहा है। 40-45 लोग मिलकर के 400 लोगों का अधिकार हनन कर रहे हैं। प्लीज गो टू योर सीट। देश में गलत संदेश दे रहे हो। 40-50 लोग मिलकर के 440 लोगों का अधिकार मार रहे हो। 400 से ज्यादा लोग सदन चलाना चाहते हैं। देश में बहुत गलत संदेश भेज रहे हैं हम लोग। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू। लोकसभा में नियम 193 के तहत ललित मोदी के मुद्दे पर चर्चा होनी थी, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के सांसद पूरे समय नारेबाजी करते रहे। इसके जवाब में वेंकैया नायडू ने कहा कि सुषमा तो बहाना है, असल में जीएसटी को रुकवाना है। करने के लिए और सिर्फ चर्चा करके डिस्पर्स होना नहीं चाहते। हम हर एक विषय में सरकार चर्चा के लिए तैयार है। तुरंत चर्चा करने में आपत्ति नहीं है, मगर ये तरीका क्या है? ये लोकतंत्र के साथ अन्याय कर रहे हैं, अपचार कर रहे हैं। इस तरह का व्यवहार करना ये अच्छा नहीं है। इसलिए आप बिजनेस चलाइए। ये केवल इनका सुषमा जी केवल बहाना है, इनको जीएसटी रुकवाना है। कांग्रेस के सांसद स्पीकर की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि ये सांसद प्ले कार्ड लेकर स्पीकर की कुर्सी तक पहुँच गए। सुमित्रा महाजन को ये कहना पड़ा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। जरूर सब टीवी पे दिखाए, लोकसभा टीवी वाले जरूर ये सब टीवी पे दिखाए। लोगों को देखने दो कि किस प्रकार का व्यवहार सांसदों का है। चेयर को टीवी पे दिखने का कोई शौक नहीं है। आप जरूर चेयर को ढाकिए और लोगों को देखने दीजिए। पूरे हिंदुस्तान को लोगों को देखने दीजिए। मेरा तो रिक्वेस्ट है, लोकसभा टीवी शुड शो ऑल दिस थिंग। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। नो, 40 लोग मिलकर के 440 लोगों का अधिकार मार रहे हैं। 40 लोग मिलकर के 440 लोगों का। यह प्रजातंत्र की हत्या है, ये प्रजातंत्र नहीं है। जरूर आपको टीवी पे देखना चाहिए, जरूर टीवी पे जरूर देखिए और लोगों को दिखाइए। संसद में हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी को लेकर वेंकैया नायडू और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच काफी गर्मागर्मी हो गई। तरीका है क्या? ये कोई तरीका है क्या? उनको नहीं चाहिए, बहस नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए, बहस मत करिए, मगर सदन का अवहेलना नहीं करना, सदन का अवहेलना नहीं होना, चेयर का अवहेलना नहीं होना, कागज फेंकना, नारे देना, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं करना, क्या तमाशा है? नहीं चल रहा है तो नहीं चले दीजिए। वो बहस के लिए तैयार नहीं है, उनको बहस नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आगे बढ़िए। चर्चा के लिए तैयार है, हम भागने वाले नहीं हैं, हम नहीं भागेंगे, लेकिन इसको तोड़ मोड़ के वो ये चाहते हैं कि 193 में लाकर उसको डाइल्यूट करने के लिए और सिर्फ चर्चा करके डिस्पर्स होना नहीं चाहते। उसको वो मोशन मूव होने दो, चर्चा होने दो, वोटिंग होने दो, गवर्नमेंट साइड का वो इस हंगामे के बीच बीजेपी के एक सांसद केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बेहद तीखी बात कह दी। सबसे पहले तो ये कांग्रेस के लोग जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इनको आगरा के या रांची के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के सांसदों पर किसी बात का असर नहीं हुआ। यहां तक कि डिप्टी स्पीकर पर कागज फेंके गए। इससे सुमित्रा महाजन काफी गुस्से में आ गई। जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, और मैंने ये भी समझा है कि जब मैं यहाँ नहीं थी और माननीय डिप्टी स्पीकर, प्लीज, माननीय डिप्टी स्पीकर जब चेयर पे बैठे थे और उस समय जिस तरीके से कागज फेंके गए हैं कुछ मेंबर्स के द्वारा, ये कदापि माफ करने लायक नहीं है, ये तरीके नहीं है। प्लीज
लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी हंगामे का सीन था। जीएसटी बिल को पेश करने की कोशिशों को कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों ने हंगामे से रोक दिया। Real purpose is that they want to stall the economic progress of this country. The issue relating to the External Affairs Minister is merely a pretext. The real reason is they don't want Indian economy to grow, and that is why section after section they have been looking for one pretext or the other. What is this? राज्यसभा में बीजेपी के 48 सांसद हैं और उसके पास कुल 120 सांसदों का समर्थन है, लेकिन जीएसटी बिल को पास करने के लिए कम से कम 165 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में जीएसटी बिल बिना विपक्ष के सहयोग के पास नहीं हो सकता। जीएसटी के साथ साथ जमीन अधिग्रहण बिल भी लटक गया है। लैंड बिल पर संसद की ज्वाइंट कमेटी को शीतकालीन सत्र तक विस्तार दे दिया गया, यानी आर्थिक सुधारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिल अब कम से कम 4 महीने के लिए लटक जाएंगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे, रवि त्रिपाठी के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। इस हंगामे की वजह से जमीन अधिग्रहण बिल भी लटक गया है और जीएसटी बिल भी लटक गया। सवाल यह है कि जो बिल देश के आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए बेहद जरूरी बताए जा रहे हैं, वो बिल आखिर कोई क्यों रोकना चाहेगा? इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? इसके पीछे राजनीति की कौन सी सोच काम कर रही है? अब हम इसी सोच का आपके लिए विश्लेषण करेंगे। ये राहुल गांधी की राजनीतिक सोच से बनी रणनीति है, जिसका खुलासा आज हम आपके सामने करने वाले हैं। इस वक्त कांग्रेस की रणनीति यही है कि नरेंद्र मोदी को कमजोर करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई जाए। कांग्रेस जानबूझकर संसद में हंगामा कर रही है, काम नहीं होने दे रही है, जिससे संसद में देश के लिए महत्वपूर्ण बिल फंस गए हैं, लटक गए हैं। कांग्रेस नरेंद्र मोदी की उस छवि को चोट पहुंचाना चाहती है जिसमें मोदी को ओवरऑल इनकम बढ़ाने और नई नौकरियां बनाने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। संसद में हंगामा करने और काम रोकने में कांग्रेस की सफलता से उत्साहित राहुल गांधी और उनके करीबियों ने एक नई रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के जरिए राहुल गांधी 4 अहम मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर आम लोगों के मन में अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। और ये 4 मुद्दे हैं: अर्थव्यवस्था, बहुसंख्यक समुदाय के हित, भ्रष्टाचार और पाकिस्तान से आए आतंकवाद को रोकने में नाकामी। कांग्रेस ये अच्छी तरह से जानती है कि अगर जमीन अधिग्रहण बिल और जीएसटी जैसे बिल पास हो गए तो भारत में बहुत तेजी से विदेशी निवेश आएगा, जिससे देश तेजी से आगे बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। मोदी सरकार ने जो 2 बजट अब तक पेश किए हैं, उनमें बड़े आर्थिक सुधार नहीं हुए। सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी और इनकम टैक्स में बहुत कम छूट से मिडिल क्लास वोटर खुश नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकार को मजबूती देने वाले लैंड बिल और जीएसटी जैसे बिल कम से कम बिहार विधानसभा चुनाव तक पास न हो पाए। कांग्रेस और राहुल गांधी का मकसद ये है कि ये बिल कतई पास न हो, जिससे नरेंद्र मोदी के इफेक्टिव गवर्नेंस वाले नारे को ध्वस्त किया जा सके। इस खतरनाक रणनीति की वजह से संसद में बीजेपी के फ्लोर मैनेजर्स भी असहाय नजर आ रहे हैं, जबकि संसद में बीजेपी और उसके सहयोगी बहुमत में हैं। राहुल गांधी की हंगामे वाली रणनीति के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से की सोच हमने आपको बता दी कि अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कमजोर करना चाहते हैं, भले ही इसकी वजह से देश को ही नुकसान क्यों ना पहुंचे। राहुल गांधी की सोच का दूसरा हिस्सा बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ता है। अब हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि बीजेपी की सबसे मजबूत कड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए कहा है। ऐसा करके राहुल गांधी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की ऐसे नेता के तौर पर छवि बने जो दागी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का इच्छुक नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने ही वाले हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लालू की छवि को लेकर बीजेपी नीतीश कुमार पर राजनीतिक हमले कर रही है। खुद नरेंद्र मोदी ने गया की रैली में लालू यादव को भुजंग प्रसाद और नीतीश कुमार को चंदन कुमार कहकर उन पर निशाना साधा था। राहुल गांधी की रणनीति यह है
कि सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान और पंकजा मुंडे के नाम पर हंगामा करके लालू यादव की तरफ से लोगों का ध्यान हटा दिया जाए। राहुल गांधी का प्लान यह भी है कि कम से कम 2 महीने तक यानी बिहार विधानसभा चुनाव होने तक वो सुषमा स्वराज और दूसरे बीजेपी नेताओं को अनैतिक आचरण का आरोपी लगातार बताते रहे। आपको याद होगा कि 2 वर्ष पहले जब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के टेस्ट की तैयारी कर रहे थे और प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे थे, तब उन्होंने उद्योग जगत की बड़ी संस्था CII में एक भाषण दिया था। CII ने उन्हें एक भाषण देने के लिए बुलाया था। राहुल गांधी का वो भाषण बहुत चर्चित हुआ था। इसमें राहुल गांधी भारत की अर्थव्यवस्था पर अपना ज्ञान दे रहे हैं और सामने बैठे बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs ताली बजा रहे थे। आज राहुल गांधी के भाषण का एक अंश देखना बहुत जरूरी है, उसी भाषण का अंश जिसकी हम आपके सामने जिसका जिक्र कर रहे हैं। पहले आप राहुल गांधी की वर्षों पुरानी वो बात सुनिए, फिर हम इससे जुड़े हुए विरोधाभास पर रोशनी डालेंगे। The first thing we need to do is we need to accelerate this movement. It is our duty to provide India with the physical infrastructure to enable this unprecedented movement of people and ideas. This infrastructure needs to connect India. It needs to connect Indian villages, it needs to connect Indian cities, and it needs to connect India to the rest of the world. We have to provide the roads on which our dreams are paved. And these roads, they can't have potholes. They can't break down in 6 months. They have to be big roads because they're going to carry strong people. They're going to carry strong forces. We have to provide the ports from which ideas will set sail. We have to provide the electricity for our children that will light up their future. Government cannot build this infrastructure alone. We're incapable of doing it alone. We need your help. It has to be built jointly, and together we will find the models where capital is used efficiently and without delay. It is critical that the business environment for the creation of this dynamic infrastructure is stable and predictable. Secondly, people were not the only thing moving on that train. Ideas moved with them. And in the 21st century, we need to make ideas move fast. अब सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि उस वक्त देश की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के CEOs राहुल गांधी के भाषण पर ताली बजा रहे थे और आज वही CEOs ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से देश का विकास रुक गया है। देश के टॉप 30 यानी टॉप 30 CEOs के एक सर्वे के मुताबिक देश के विकास को लेकर विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही है। इस सर्वे के मुताबिक मॉनसून सत्र में आर्थिक सुधारों के लिए जरूरी बिल पास न होने से ज्यादातर CEOs निराश हैं। उद्योग जगत ने संसद में अहम बिल्स की राह में कांटे बिछाने के लिए सीधे तौर पर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। CEOs के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर के आखिरी 6 महीनों में उस तरह का विकास नहीं होगा जिसका अनुमान पहले लगाया जा रहा था। इस सर्वे में सभी CEOs ने एक स्वर में कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों का रवैया देश के लिए अच्छा नहीं है। सर्वे में शामिल 74% CEOs को यह लगता है कि लैंड बिल को कमजोर करने से प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ जाएगी और इसका निवेश पर बुरा असर होगा। 61% CEOs ने यह माना है कि GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल में देरी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। सर्वे में CEOs ने सरकार को लैंड बिल में संशोधन और GST बिल में देरी को लेकर सावधान भी किया है। अर्थव्यवस्था को किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है और इस मामले में अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के दिग्गजों की क्या राय है, आज हम ये भी आपको सुनवाएंगे। To be honest, this is a non-partisan issue. This is something which is going to improve the economy of the country. It benefits everybody. It doesn't benefit any one party. So I'm hoping that the government will be able to get this through. Mr. Jaitley seems to still be optimistic, and it will clearly be essential to get done. मैं आशा रखता हूँ कि पास हो जाएगा। देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देश की GDP ग्रोथ 2% बढ़ेगी। GST जो पास हुआ तो मैं समझता हूँ कि काफी ऑपोजिशन पार्टीज भी
सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट को, तो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। जीएसटी का आना बहुत ज़रूरी है फॉर द इकोनॉमी, फॉर सेंटिमेंट, फॉर एक्चुअल वर्किंग, सब कुछ के लिए जीएसटी की बहुत ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने सांसद हैं, हमारे जितने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग वोट दे के लेजिस्लेचर में भेजे हैं कि उन लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द देश की भलाई के लिए इसको लेके आएंगे ना। ये हमारा पर्सनल सोच है कि इस देश में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो ये पोटेंशियल को पूरा करना सबका ही सबका क्या कहें जिम्मेदारी होती है। तो हम लोग सब अगर अपने आप की जिम्मेदारी निभाएं तो ज़रूर हम लोग को देखने को मिलेगा कि इकोनॉमी बहुत अच्छी से ग्रो करे। मैं मानता हूं कि इसका एक खतरनाक नुकसान है इकोनॉमी के लिए। जिस हिसाब से भारत का आर्थिक हालात हैं और 10 साल के कुशासन के चलते, पॉलिसी पैरालिसिस जो यूपीए सरकार की रही है, उस 10 साल के कुशासन के चलते और भ्रष्टाचार के चलते जिस तरह का तहस नहस हुआ है इकोनॉमी को, उसके बाद अगर इस तरह की लगातार अगर नुकसान होती है तो कहीं ना कहीं पे इकोनॉमी को बहुत बड़े पैमाने पे प्रभावित करती है। मैं मानता हूं कि केवल ये राहुल गांधी जी की ही लीडरशिप पे एक प्रश्न चिन्ह नहीं है, उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे एक रणनीति है। देश के आम लोगों को संसद के हंगामे से कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि जिन बिलों को संसद में पास नहीं होने दिया जा रहा है, उनसे एक सामान्य व्यक्ति को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। इसलिए लैंड बिल और जीएसटी बिल के फायदे को जानना और समझना भी आज आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार का दावा है कि भूमि अधिग्रहण बिल से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना आसान होगा। ग्रामीण इलाकों के लोगों को सड़कें, अस्पताल और नए उद्योग मिलेंगे। मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उत्पादन के लिए उद्योग लगाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने से नौकरी और बिजनेस के अवसर और मौके बढ़ेंगे। ग्रामीण इलाकों में खेती तक सिंचाई की सुविधा को पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा गरीबों के लिए किफायती घरों को तैयार किया जाएगा। प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन देने वाले किसानों को बेहतर मुआवजा मिलेगा और जमीन देने वाले किसानों के परिवार में से कम एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। लैंड बिल के लटकने से ये काम अब अधूरे रह जाएंगे, ये काम शुरू नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से ये जानना और समझना भी जरूरी है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी बिल का आप पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आपने जीएसटी बिल के बारे में सुना तो बहुत होगा, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जीएसटी बिल आखिर है क्या और इससे आपको क्या फायदा मिलेगा। अभी की स्थिति में किसी भी सामान पर केंद्र और राज्य सरकार कई तरीके के टैक्स लगाते हैं, अलग अलग टैक्स लगाते हैं, लेकिन जीएसटी आने पर सभी सामानों पर एक जैसा टैक्स लगेगा देश भर में। और सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स जैसे तमाम टैक्स खत्म हो जाएंगे। मौजूदा स्थिति यह है कि हमें किसी भी सामान पर करीब 35 से 40% टैक्स देना पड़ता है। कुछ चीजों पर तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से हमारा टैक्स 50% तक पहुंच जाता है। जीएसटी आने के बाद ये टैक्स करीब 20% हो जाएगा, जिसमें कोई अप्रत्यक्ष टैक्स नहीं होगा। जीएसटी के आने से टैक्स का ढांचा सरल हो जाएगा और इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पैसा और समय दोनों बचेंगे। विशेषज्ञों की राय यह है कि अगर देश में जीएसटी लागू हो जाएगा तो जीडीपी ग्रोथ 1 से 2% तक बढ़ सकती है। अब आप राहुल गांधी की हंगामे वाली राजनीति का असली मकसद समझ गए होंगे। राजनीति करने में कोई बुराई नहीं है, आखिर नेता हैं, राजनीति तो करेंगे ही, लेकिन ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए जिससे देश को नुकसान हो और खास तौर पर आर्थिक नुकसान हो। यह ऐसा दौर है जब देश की जनता सब कुछ समझ जाती है और अपनी वोट वाली उंगली से जवाब भी देती है। ऐसे में राहुल गांधी को दूसरे की लकीर काटने की बजाय अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी ने मौजूदा संसद सत्र में खुद को विपक्ष का गैर आधिकारिक नेता साबित करने की पूरी कोशिश की है। वो चाहते हैं कि देश में उनकी छवि ऐसी बने कि वो विपक्षी दलों में सबसे बड़े नेता हैं और पूरा विपक्ष उनके पीछे खड़ा है, और अपने आप को स्थापित करने के लिए ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है जिसका वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन इस मामले में अब विपक्ष के नेताओं को यह भी सोचना होगा कि राहुल गांधी
क्या विपक्ष को सही दिशा में ले जा रहे हैं या नहीं। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो शायद आपसे छुपी रह जाती होंगी। आज हमने कोशिश की कि हम सरल भाषा में, सरलता के साथ आपको राजनीति के बड़े बड़े दांव पेच समझा सकें और आपको ये अच्छी तरीके से बता सकें कि संसद में जो हंगामा हो रहा है उसकी असली वजह क्या है, और वो वजह वसुंधरा राजे या सुषमा स्वराज या शिवराज सिंह के इस्तीफे से कहीं ज्यादा बड़ी है और कहीं ज्यादा व्यापक है, और उस वजह का असर आपके जीवन पर भी पड़ने वाला है।